मैं अपने भगवान से आपकी शिकायत करूंगी। निहारिका की मासूम आवाज़ मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजी और मेरे दिल में एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी हो गई। मैंने गुस्से से उसे घूरा, चुप हो जाओ। ज़्यादा जुबान चलाई तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखोगी। निहारिका ने डर की आंखों से मेरी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी इंसान से उम्मीद ना हो मगर भगवान पर पूरा भरोसा हो। भगवान मेरा दोस्त है, वह आपसे नाराज़ हो जाएगा। उसके शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह बरसे थे, मगर मैंने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, अगर भगवान तुम्हारा दोस्त होता तो तुम अनाथ ना होती। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसकी चुप्पी चीख चीख कर मेरे हार का ऐलान कर रही थी। भगवान सब कुछ देख रहा है मौसी, वह सब देख रहा है। ये सब था जहाँ मैं हार चुकी थी, मगर मुझे उसका एहसास बहुत देर में हुआ था। निहारिका को भूखा प्यासा कमरे में बंद करके अपनी मम्मी के घर जाकर मैं हंसी मजाक में बिजी हो गई, खाने पीने में बिजी हो गई, और एक पल के लिए भी मुझे याद नहीं आया कि मैं एक मासूम बच्ची को एक बंद कमरे में भूखा प्यासा छोड़ आई हूँ। 2 दिन के बाद जब मैं घर पहुँची तो दरवाज़ा खोलते ही अंदर का मंजर देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। सुबह की नींद कितनी मीठी होती है, मगर अचानक बजने वाले फ़ोन की घंटी ने मेरे सुकून की नींद को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे पति रघुवीर का फ़ोन बज रहा था। स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो दिल ही दिल में डर होने लगा। विक्की भाई का नाम जगमगा रहा था। सुबह सुबह किसका फ़ोन आ रहा है? मैंने फ़ोन की तरफ देखा। मेरा नींद खराब होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे भी विक्की भाई मुझ पर कभी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते थे। जब भी दिल्ली आते तो कई बातें सुना जाते। विक्की मेरा जेठ भी लगता था और मेरा बहनोई भी। इस नाते से ही मुझे खूब बातें सुना जाता, जिसकी वजह से मैं उससे काफ़ी चिढ़ने लगी थी, क्योंकि दिल्ली में हम इसी के मकान में रहते थे और इसके मकान की साफ़ सफाई के बारे में और रख रखाव के बारे में वो मुझे काफ़ी बातें सुना जाता था। मैंने फ़ोन को साइलेंट पर किया और करवट बदलकर नींद दोबारा अपने आंखों में हावी कर चुकी थी। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी की आने की आहट हुई। हड़बड़ाकर उठ बैठी। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने रघुवीर को देखकर दिल दहल गया। उनके चेहरे पर गम, आंखों में गुस्सा था। तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? कब से कॉल कर रही हूँ। रघुवीर का शब्द शक भरा था और उनके चेहरे पर बेचैनी के असर दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। जल्दी तैयारी करो, हमें जल्दी यहाँ से लखनऊ के लिए निकलना है। विक्की का एक्सीडेंट हो गया है और भाभी भी जख्मी हैं। उनके पड़ोसी का फ़ोन आया था। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे जिस्म में कपकपी सवार हो गई थी। एक पल के लिए जैसे दिल बैठ गया। मैंने होठों पर जुबान फेरी, मगर वह इतने सूख चुके थे कि हल्क से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। रघुवीर ने कुछ कहने के बजाय जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गए। मैं तेज़ी से लखनऊ जाने की तैयारी करने लगी, मगर दिल में एक डर था, अगर विक्की भाई होश में आ गए और उन्होंने रघुवीर से मेरी शिकायत कर दी कि मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई तो रघुवीर को मालूम हुआ तो वो क्या कहेंगे। ये सोचते ही मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, एक छोटा सा बैग लिया और रघुवीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। रघुवीर की आंखों में फिक्र थी और कुछ कुछ देर के बाद फ़ोन की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी और बुरी खबर के इंतज़ार में हो। मैं चुप से बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर दिमाग में हलचल मची हुई थी। गाड़ी अभी रास्ते में ही था। अचानक रघुवीर की फ़ोन की घंटी बजी। वे चौंक कर फ़ोन की तरफ लपके और जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो। रघुवीर की गंभीर आवाज़ सुनकर मैंने भी कान लगाए। यहाँ फ़ोन पर जो कुछ भी कहा जा रहा था वो मैं नहीं सुन सकती थी, मगर रघुवीर का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ पाँव कांपने लगे। आंखों में एक डर सा समा गया, जैसे किसी ने उनके दिल पर चाकू घोंप दिया हो। ये क्या हो रहा है? रघुवीर की आवाज़ टूटने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उन्होंने गाड़ी एक झटके से रोकी और दोनों हाथों से अपने चेहरे को थाम कर बेकाबू होकर रोने लगे। रघुवीर, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा, मगर दिल पहले ही किसी बुरी खबर के लिए तैयार हो चुका था। रघुवीर ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उनके होंठ कांप रहे थे और शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक शब्द कहा, विक्की। विक्की और भाभी नहीं रही, अमृता। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्या? मेरी अपनी आवाज़ भी कांप रही थी। हमारा विक्की और भाभी हमें छोड़कर चले गए। रघुवीर ने फटी फटी नज़रों से मुझे देखा, जैसे खुद भी उस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहे हों। वह सुन्न हो गए थे।
वह आदमी जिसकी मैं कॉल नज़रअंदाज कर रही थी, जो शायद मुझे कुछ कहना चाहता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस लेने में परेशानी होने लगी। रघुवीर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। वे आंखों से आंसू पोंछते रहे, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरी अपनी जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। अस्पताल पहुंचने तक हर शब्द भारी लग रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वहाँ एक मातम का माहौल था। हर तरफ रिश्तेदार, जानने वाले अफसोस में डूबे हुए थे। सामने सफ़ेद चादर में दोनों का शरीर लिपटा हुआ एक जिस्म था। रघुवीर बेधड़क आगे बढ़ा। उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई। जैसे ही अपने भाई और भाभी का चेहरा देखा, वह बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। विक्की, तुमने हमें छोड़ दिया। वह चीख पड़े और अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, काश मैं वह कॉल उठा लेती। विक्की भाई और भाभी के अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस हादसे ने न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में एक दुख पैदा कर दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सर पर डाल दी थी। विक्की भाई की मासूम बेटी निहारिका, वो बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, अब अनाथ हो चुकी थी। उस दिन जब अंतिम संस्कार हो चुका था, रघुवीर ने निहारिका को सीने से लगाए बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। मेरे पति कभी इतनी जज्बाती नहीं होते थे। वे सख्त मिजाज के थे। वे तो ऐसे इंसान थे जो हमेशा जज्बात से ज़्यादा अकल पर ध्यान देते थे, मगर आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रघुवीर ने जब ये शब्द कहे तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। बच्ची के नाना नानी इस हादसे की खबर सुनकर जल्दी पहुंचे थे। रघुवीर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वह निहारिका को उन्हें दे दे। ये हमारी नवासी है, हम उसकी परवरिश करेंगे। हम उसे अपनी बेटी की निशानी समझकर पाल लेंगे। उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। निहारिका के नाना नानी ने नम आंखों से कहा, लेकिन रघुवीर ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा हक है। मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरे साथ रहेगी। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने एक गहरी सांस ली और रघुवीर की तरफ देखा, मगर वो मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी ये कौन सा नया ड्रामा हो रहा था। रघुवीर हमेशा से अपनी आज़ादी पसंद करते थे। वे खुद अपने आप में रहने वाले इंसान थे, बच्चों के झंझट में पड़ने वाले नहीं थे। फिर एक अचानक जिम्मेदारी का एहसास कहाँ से जाग गया था। मैंने चुप्पी साध ली, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। कुछ दिन के बाद हम लखनऊ से वापस दिल्ली आ गए थे, मगर ये वापसी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची थी जो चुप नज़रों से हर चीज़ को देख रही थी। उसके मासूम चेहरे पर गहरी उदासी थी। मैंने कई बार महसूस किया कि वह दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे उसे लगता कि उसके माँ बाप अभी वापस आ जाएंगे। रघुवीर ने निहारिका के लिए एक अलग कमरा सेट करवाया, जो मेरे लिए और ज़्यादा हैरानी में डाल रहा था। बच्चे के कपड़े, खिलौने, ज़रूरी सामान खरीद कर ले आए। ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। एक रात जब मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, रघुवीर मेरे पास आकर बैठ गए। अमृता, मैं जानता हूँ कि तुम इस सब में खुश नहीं हो, मगर मेरा फ़र्ज़ है। विक्की ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया था। देखो ना, हम विक्की के मकान में ही तो रह रहे हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस बच्ची को अपने से ज़्यादा देखभाल करें। मेरा भाई विक्की जानता था मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। अब जब वह नहीं रहा तो क्या मैं उसकी बेटी को पराया कर दूं? रघुवीर की आवाज़ में दर्द था। रघुवीर, हमने कभी नहीं सोचा था हम किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारा अपना सुकून है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने कभी ये सब पसंद नहीं किया। मैंने धीरे से कहा। रघुवीर ने मेरी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। निहारिका को नए माहौल में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह ज़्यादातर चुप रहती थी, कभी कभी रातों को जाग जाती और रोती रहती। रघुवीर हर मुमकिन कोशिश करते वह खुश रहे। एक दिन जब रघुवीर दफ्तर गए हुए थे, निहारिका अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके आंख आंसुओं से भरे हुए थे। मम्मी, ये सुनकर मेरे दिल को जैसे झटका सा लगा। निहारिका बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैंने सख्त शब्दों में कहा और पीछे हट गई। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी मासूम आंखों में एक चमक थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ शायद मैं अपने अंदर वे मोहब्बत का जज्बा नहीं रखती थी जो एक माँ के अंदर होता है। मुझे लगता था ये सब कुछ मेरे लिए बोझ है और मैं उस बोझ को नहीं उठा सकती। रघुवीर का यह व्यवहार अब मेरे साथ काफ़ी बदल चुका था और वो मुझसे कम बात करते, ज़्यादा टाइम निहारिका के साथ बिताते।
मैंने कई बार उन्हें देखते हुए सोचा, आखिर उनके अंदर ये बदलाव कैसे आ गया। वे सच में अपने भाई के मोहब्बत में इतना बदल चुके थे या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी। मुझे उनके उस व्यवहार पर बहुत एतराज़ हुआ था, मगर मैंने उसे अपने हद तक रखा। एक रात जब मैंने रघुवीर के फ़ोन में एक मैसेज देखा, मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। रघुवीर बेटा, मैं जानती हूँ कि आप निहारिका के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या आपको याद है कि विकी ने आपसे क्या कहा था? क्या आप वह बात भूल गए? मैसेज पढ़कर मेरे दिमाग में सवालों की दुनिया आबाद हो गई। कौन सी बात विक्की ने मरने से पहले आपको बताने की कोशिश की थी? कौन सी बात? रघुवीर ने जल्दी मैसेज डिलीट कर दी, मगर मेरे देखने के लिए कुछ पल ही काफ़ी थे। विक्की भाई क्या कहना चाहते थे? रघुवीर क्या छुपा रहे थे? मेरे दिल में शक बढ़ने लगे थे और अब मुझे लग रहा था कि निहारिका की कहानी के पीछे कोई और राज छुपी हुई है। विक्की भाई की मृत्यु को कुछ दिन हो चुके थे और हम वापस दिल्ली आए थे। निहारिका हमारे साथ रह रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ना मोहब्बत थी, ना कोई हमदर्दी। मेरा व्यवहार निहारिका के साथ हमेशा ख़राब था। रघुवीर भी ये महसूस कर रहे थे। एक रात जब निहारिका अपने कमरे में थी, रघुवीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगा लिया। अमृता, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, रघुवीर ने धीरे से कहा। मैंने बेचैनी से उनकी तरफ देखा। क्या बात है? मैंने सूखे हुए होंठ से कहा। रघुवीर ने एक पल के लिए तो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये बच्ची हमारी किस्मत की चाबी है। ये सब सुनते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं हैरानी और खुशी के मिले जुले असर के साथ मुस्कुरा पड़ी। रघुवीर ने बिल्कुल गंभीर होकर मेरी तरफ देखा और कहा, विकी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा दौलत जमा कर रखा था। वह सारी दौलत निहारिका के नाम है। अगर हम उसे अपने पास रखें तो ये दौलत भी हमारे कब्जे में रहेगी। हम चाहे तो उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम निहारिका पर पूरा ध्यान दें और हमेशा हम उसको अपने साथ रखें। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। जो बच्ची मुझे हमेशा एक बोझ लग रही थी, वही अब हमारे लिए खुशहाली का दरवाज़ा खोलने वाली थी। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने रघुवीर से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है। निहारिका यहीं रहेगी, मगर हम उसे हकीकत से बिल्कुल दूर रखेंगे। वह किसी कीमत पर कुछ नहीं बता पाएगी। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा तसल्ली हुआ था। अब मैं उस बच्ची को बिल्कुल अलग नज़र से देख रही थी। निहारिका बहुत खूबसूरत बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंग और नाजुक कली उसे बहुत मासूम बनाते थे, जबकि मेरी काम्या की शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी। निहारिका के मुकाबले में वह कम खूबसूरत थी। काम्या की सांवली रंगत, इस अंतर की वजह से पूरे परिवार में जब भी दोनों बहनें इकट्ठी होती तो लोग ज़्यादातर बातें बनाते। निहारिका तो चाँद जैसी है, काम्या तो उसके पैरों की धूल की बराबर लगती है। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। मुझे अपनी बेटी काम्या पर तरस और साथ ही निहारिका के लिए गुस्सा भी बढ़ने लगा था। क्यों सब लोग हमेशा निहारिका की तारीफ़ करते थे? क्यों मेरी बेटी को कोई तारीफ़ नहीं करता था? यही टाइम था जब मैंने तय कर लिया कि मैं निहारिका को कभी भी वह प्यार नहीं दूंगी जिसकी वह हकदार है, जो वह चाहती है। अब मेरे पास मौका था कि मैं अपने गुरूर को बढ़ावा देने के लिए उस बच्ची के साथ बुरा व्यवहार करने लगी, अपने दिल को ठंडक दे सकूं। निहारिका का दिमाग बहुत तेज़ था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक़ था और शायद वह शौक़ उसकी माँ ने उसे दिया था। उसकी माँ भी हर क्लास की टॉपर थी। वह अपनी माँ की तरह थी। मैं बचपन से ही निहारिका की माँ से बहुत चिढ़ती थी। जिस तरह मेरे और निहारिका के बीच पैसे और खूबसूरती का अंतर था, ठीक उसी तरह अब मेरी बेटी निहारिका के बीच था। बस फ़र्क इतना था, अब निहारिका उसकी बेटी मेरे कब्जे में थी। मैं अपने बचपन की भड़ास को उसकी बेटी पर निकालना चाहती थी। वह अक्सर हसरत भरी नज़रों से मेरे बच्चों को देखती रहती थी, जो एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन उसने हिम्मत की और रघुवीर से कह दिया, मौसा जी, मेरी मम्मी कहती थी कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वह कभी मुझे स्कूल से छुट्टी करने नहीं देती थी। प्लीज़ मुझे दोबारा किसी स्कूल में डलवा दो। रघुवीर ने उसे टालने की कोशिश की। बेटा, अभी हमारी समस्या थोड़ी मुश्किलों में है। देखते हैं, जल्दी ही कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। निहारिका चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में उम्मीद थी। मुझे ये सब देखकर बड़ा सुकून मिलता। मैं नहीं चाहती वो मेरे बच्चों के बराबर खड़ी भी हो, लेकिन समस्या ये थी कि अगर हम निहारिका का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते तो रिश्तेदार और पड़ोसी सवाल उठाते, ख़ास तौर पर परिवार वाले जो पहले ही निहारिका के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे। हमें कुछ ऐसा करना था, सबकी ज़ुबान भी बंद हो जाए और निहारिका की उम्मीद भी टूट जाए। हमने आपस में राय मशवरा करके उसका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, ताकि कल को कोई रिश्तेदार हम पर उंगली ना उठाए।
लोगों को दिखाने के लिए बस यही काफ़ी है। हमने उसे स्कूल भेज दिया, अब हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। रघुवीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी सरकारी स्कूल में कौन सा बड़ा भविष्य बनता है। वहाँ पढ़ेगी और छोटी मोटी नौकरी कर लेगी। मैं रघुवीर की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हो गई। निहारिका को जब मालूम हुआ कि उसे स्कूल भेजा जा रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौसा जी मेरी मम्मी होती तो बहुत खुश हो जाती। वह चहक रही थी। मैंने मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे नए जूते दिला दिए। ये तुम्हारे लिए है, कहा, ये पहन लेना और स्कूल में सब जान लेंगे कि तुम कहाँ से आई हो। उसने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। शायद वो मेरे शब्द के पीछे छुपी नफरत को समझ नहीं पा रही थी। निहारिका के सरकारी स्कूल में जाने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। अब वो मेरे बच्चों के साथ नहीं बैठती थी। अब वो मेरे घर में होते हुए भी एक अजनबी बन गई थी। वह सुबह जल्दी स्कूल जाती और दोपहर को वापस आ जाती। अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी रात को उसकी सिसकियां सुनाई देती, मगर मैंने कभी जाकर उसे तसल्ली नहीं दी। ये सब कुछ ज़रूरी है अमृता। अगर हम ज़्यादा हमदर्दी दिखाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएगी। हमें सिर्फ उस पर काबू रखना है ताकि दौलत हमारे हाथ से ना निकले। रघुवीर ने मुझे एक दिन समझाया, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी औरत हो और मेरी बात को अच्छी तरह समझोगी। हमें क्या करना है। मैंने अपने पति रघुवीर को भरोसा दिलाया। कहा, अब निहारिका हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो थी, मगर एक ऐसे मेहमान की तरह थी जिसे हमने दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह हमारी किस्मत की चाबी थी, मगर हमने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी, कभी अपना नहीं समझा। निहारिका के दिमाग और शक्ल सूरत मेरे दिल में जलन और नफरत का बीज बो चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि उसे किसी भी तरह आगे बढ़ने नहीं देना। अगर वह इसी तरह तरक्की करती रही तो परिवार में सब यही कहेंगे, निहारिका विक्की भाई की बेटी है और वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपने माँ बाप की तरह थी, जबकि मेरे अपने बच्चे जिन पर मैं बहुत पैसा खर्च किया करती थी, फिर भी वो मामूली नंबरों के साथ बड़ी मुश्किल से पास होते थे। और निहारिका का सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसका हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आया करता था। ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस जलन की वजह से सबसे पहले मैंने उसे घरेलू कामों में उलझाना शुरू कर दिया। वह सुबह स्कूल से जाती तो मैं उसे सांस लेने की फुर्सत ना देती, उसे घर के कामों में लगा देती। निहारिका बर्तन धो लो, निहारिका कपड़े प्रेस कर लो, निहारिका किचन का काम कर लो। मैं उसे इतना ज़्यादा काम बता देती कि वह थकन से चूर हो जाती और इस सब के बाद उसे स्कूल का काम करने की फुर्सत ही ना मिलती। फिर जब वो मुश्किल से होमवर्क करने बैठ जाती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी किताबें छीन लेती। ये क्या है, अब तुम स्कूल के काम में इतनी मेहनत करोगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया था। मैं उस पर गुस्सा करती, कभी कभी होमवर्क के पन्ने भी फाड़ देती। निहारिका के आंखों में आंसू आ जाते, मगर वह कुछ ना कहती। वह बहुत सब्र करने वाली बच्ची थी। उसने कभी मुझसे बहस नहीं किया, कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया। जब भी वह थकन से चूर हो जाती या कोई काम देर से करती या थोड़ा सा भी गलती कर देती तो मैं उसे बड़ी बेरहमी से मारती। निकम्मी लड़की, कुछ काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मैं उसे जलाती, कभी चेहरे पर थप्पड़ मार देती, कभी हाथों पर लकड़ी का चमचा मार देती, कभी कान मरोड़ देती। निहारिका रोते रोते एक कोने में दुबक जाती। वह हर वक्त रघुवीर के पीछे छुपने की कोशिश करती। रघुवीर कई बार मेरे व्यवहार को देखते, मगर वो मुझे कुछ कहने की हिम्मत न कर पाते। शायद वे जानते थे अगर उन्होंने निहारिका के पक्ष लिया तो मैं घर में और ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दूंगी। एक दिन जब निहारिका ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया तो मैंने गुस्से में आकर उसे ज़ोर से धक्का दिया। वह दीवार से जा टकराई और उसका माथा फट गया। खून बहने लगा, मगर वह चुपचाप खड़ी रही। ये सब तेरी अपनी गलती है, सारा दिन सपनों में खोई रहती है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। रात को मैंने देखा कि वह चुपचाप अपने जख्म पर हाथ रख लेती। निहारिका के ऊपर मेरा अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मैंने उसके खाने पीने पर भी रोक लगा दिया। अगर कभी रघुवीर किसी महंगी होटल से खाना लेकर आते तो मैं साफ शब्दों में कह देती, ये सब कुछ सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, निहारिका तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। सादा दाल रोटी है। वह चुप से अपने प्लेट हटा लेती और जो कुछ मिलता खा लेती। जल्दी ही मेरा व्यवहार इस हद तक पहुंच गया था, अगर वो बीमार हो जाती तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जाती। एक बार सख्त बुखार में थी, उसके बावजूद भी वह घर के काम कर रही थी। मैंने उसे आराम करने नहीं दिया, बल्कि कह दिया कि वो पूरा रसोई साफ़ करे। रात को जब मैं अपने बेड पर आराम कर रही थी तो निहारिका के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चिल्लाकर दरवाज़ा खोला। क्या समस्या हुई? निहारिका ऐसे क्यों रो रही हो? वो मेरी डर की वजह से कोने में दुबक गई थी। उसका बदन कांप रहा था। वह सर पर हाथ रखे बैठी थी।
मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मौसी। वह बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मैंने बड़ी जोर से डांटा और दरवाज़ा बंद कर लिया। रघुवीर पास ही लेटे थे। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह निहारिका की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मगर मैंने उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। रघुवीर हर चीज़ देख रहे थे मगर वह चुप थे। वह शायद जानते थे अगर वो मेरे खिलाफ़ कुछ कहेंगे तो मैं एक तूफ़ान खड़ा कर दूंगी। अमृता, शायद तुम निहारिका के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा व्यवहार कर रही हो। एक दिन उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है? जब यह हमारे बच्चों से ज़्यादा अक्लमंद बन रही थी तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? मैंने गुस्से वाले अंदाज में कहा। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी आदत को अच्छी तरह समझते थे और ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहते थे। उन सारे अत्याचार के बावजूद निहारिका की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन जब रघुवीर शाम को घर आए तो निहारिका दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, मौसा जी, क्या मैं भी अपनी क्लास की बाकी लड़कियों की तरह नए कपड़े ले सकती हूँ? मेरी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है। रघुवीर कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से मना कर दिया। नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं, पुराने काफ़ी हैं और ज़्यादा नखरे ना दिखाओ। निहारिका की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उस दिन मैंने उसके चेहरे पर पहली बार हार मानी हुई देखी थी, जैसे वह समझ चुकी हो वह कभी भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यही मैं चाहती थी, ये जान ले कि हमारे साथ रह सकती है मगर हमारे जैसे कभी नहीं बन सकती। निहारिका की ये बेबसी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले थे। किस्मत के खेल निराले होते हैं और शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब से निहारिका हमारे घर आई थी, जैसे किस्मत ने हम पर मेहरबानी शुरू कर दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था उस बच्ची के बदौलत हमें इतना फ़ायदा होगा। विकी भाई की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस काफ़ी मजबूत था। उसके करीबी बिजनेस पार्टनर हमें हर महीने एक अच्छी खासी रकम भिजवा दिया करते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनकी एक बच्ची है जिसकी परवरिश हमारे ऊपर है। लेकिन मैं और रघुवीर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। रघुवीर ने अपने बिजनेस में उन पैसों को लगा दिया, जबकि मैंने अपने बच्चों की अय्यासियों में कोई कमी नहीं आने दी। निहारिका के पैसों पर दिन रात अय्यासियाँ कर रहे थे। वह बेचारी उस हकीकत से बेखबर थी। निहारिका दिन रात घर के कामों में पड़ी रहती, ना अच्छे कपड़े और ना सुकून, ना किसी से बात करने की परमिशन। लेकिन उस बच्ची में एक अजीब सी ताकत थी। वह हर अत्याचार सहकर जिंदा थी। एक दिन मैं किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी। रघुवीर दफ्तर में थे। निहारिका हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। इस बीच दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। हमारी पड़ोसन सोनिया घर आ गई। कौन है? निहारिका ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अरे बेटा, मैं सोनिया, तुम्हारी मौसी नहीं है क्या? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा। निहारिका ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी वो घर पर नहीं है। सोनिया ने हैरानी से निहारिका को सर से पैर तक देखा। वो पसीने में नहा चुकी थी और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और हाथों में साबुन की झाग लगाए खड़ी थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है? अमृता ने, सोनिया ने बड़ी हैरानी से पूछा। मैं बस कपड़े धो रही थी। मौसी कहती हैं कि काम करना चाहिए। काम करने वाले बच्चों को भगवान पसंद करता है, निहारिका ने मासूमियत से जवाब दिया। ये सुनकर सोनिया के माथे पर बल पड़ गए। मगर बेटा, तुम्हारे मौसा मौसी तो बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं। क्या उन्हें घर के कामों के लिए तुम्हें रखा है? नौकर नहीं है क्या? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखती थी। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर निहारिका ने एक पल को सर को झुका लिया, फिर धीरे से बोली, मौसी कहती हैं कि अनाथ बच्चों को काम करना चाहिए, उनके लिए कोई और काम नहीं करता। ये सुनते ही सोनिया चौंक गई। उनके दिल में जैसे कुछ चुप गया हो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? उन्होंने नरमी से पूछा। निहारिका ने सर झुका लिया। बस इतना कहा, अपने दोस्त से कहूँगी वो मुझे इंसाफ दिलाए। ये सुनकर सोनिया हैरान रह गई। दोस्त? कौन दोस्त? मेरा एक दोस्त है, वह कहता है अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वह बहुत अच्छा है, वह मेरी मदद करेगा। निहारिका की आवाज़ में एक उम्मीद की किरण थी। सोनिया ने दिल में ठान लिया कि वह इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो सोनिया मुझसे मिलने आई। उनके चेहरे पर नरमी थी मगर आंखों में शक दिखाई दे रही थी। अमृता बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी आंटी, कहिए, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर मेरे दिल में एक अजनबी सी बेचैनी थी। बेटा, मैं आज तुम्हारे घर गई थी, निहारिका से मिली। वो बेचारी कैसी हालत में थी। क्या तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं? सारा काम तुमने उसको ऊपर डाल रखा है। अगर तुम्हें उस बच्ची से कोई समस्या है तो उसके नाना नानी के घर छोड़ दो।
क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अनाथ बच्चों को भी कुछ अपने हक होते हैं? ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अगर ये बात निहारिका के ननिहाल तक पहुंच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है वह कितनी शरारती बच्ची है, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हम उससे कोई काम नहीं करवाते, वह खुद करती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। सोनिया ने मुझे शक की नज़रों से देखा, मगर कुछ कहे बगैर चली गई। मैंने गुस्से में निहारिका को जल्दी कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम अब पड़ोसियों में भी शिकायत करने लगी हो हमारी? मैंने गुस्से से कहा। निहारिका डरी सहमी खड़ी रही, मगर कुछ न बोली। बताओ, मैंने उसका बाजू पकड़कर हिला दिया। वह मुझ पर चिल्ला पड़ी। मेरा दोस्त है, मैं उससे सब कुछ कहती हूँ। वह कहता है कि भगवान अनाथों की सुनता है, वो मेरा भी ख्याल रखेगा। निहारिका की आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके आंखों में एक ऐसी चमक थी, मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। कहीं ये बच्ची स्कूल में किसी से बात तो नहीं करने लगी? कहीं ये किसी को हमारे व्यवहार के बारे में सब कुछ बता तो नहीं रही? ये सब बातें भूल जाओ, समझी? मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, मगर कुछ ना बोली। मुझे सोनिया की बातों से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे खूब मारा। फिर गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। अब इसी में भूखी प्यासी रहो, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। किसी से फालतू बातें ना करो। मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। निहारिका अंदर रोती रही, मगर मैंने एक पल भी उसकी आवाज़ न सुनी। फिर मैंने फैसला किया कि 2 दिन के लिए मैं अपने घर चली जा रही हूँ। इसे पता चलेगा कि इसने क्या किया है। मैं अपनी माँ के घर चली गई, ताकि निहारिका को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी से अपनी शिकायत ना करे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी, किस्मत निहारिका के लिए कुछ और फैसला कर चुकी थी। बारिश जोर जोर से बरस रही थी। आसमान से जैसे पानी के साथ साथ काल भी बरस रहा था। मैं बड़ी मुश्किलों से माँ के घर पहुँची थी और वहाँ जाकर अपने बहन भाइयों में बिजी हो गई। हम सब काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे, अलग अलग बातों में लगे रहे। मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा, एक मासूम बच्ची को अपने घर में भूखा प्यासा बंद कर रखा है। बारिश रात भर होती रही और फिर वापस घर ना गई। रघुवीर ने भी फ़ोन पर कह दिया कि मौसम बहुत ख़राब है, वह भी घर नहीं जा सकेंगे। इस बात पर मैंने सुकून का सांस लिया। चलो, एक रात और आराम से बीत जाएगा। लेकिन अगली सुबह माँ के घर ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा इकलौता बेटा नुकुल अपनी कज़न के साथ छत पर खेल रहा था। मौसम बहुत ख़राब था और बच्चों को बारिश के बाद ठंडी हवा में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी किचन में माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। अचानक घर में शोर मच गया। नुकुल गिर गया। बच्चों की चीख सुनकर मेरे हाथ से पानी का गिलास भी छूट गया। मैं भागती हुई बाहर निकली तो देखा नुकुल ज़मीन पर उल्टा पड़ा था। उसके आसपास सब लोग जमा थे। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, कोई पानी के छींटे मार रहा था, मगर वह बेहोश पड़ा था। नुकुल, मेरी जान, आंखें खोलो। मैं उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर, वह बिल्कुल बेजान सा हो गया था। जल्दी उसे अस्पताल ले जाया गया। रघुवीर ने चीखते हुए कहा, क्या हुआ अमृता? रघुवीर सीधा अस्पताल पहुंचा। रास्ते में मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। भगवान, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। भगवान, तू मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैं सारा सुध बुध खो बैठी थी। मेरे दिल में अजीब सा डर भी पल रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नुकुल को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया था। हम सब बाहर खड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, काँप रहा था। आंखों में आंसुओं के सैलाब थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने कहा कि सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सर में चोट की वजह से उसके सर की नस फट गई और अंदर अंदर उसके सर में काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। मेरे नुकुल को बाहर से कोई चोट नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था वह अभी उठकर बैठ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर डॉक्टर पर मुझे यकीन नहीं आया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। ये तो हकीकत था। जो मैंने किया था वही मेरे आगे आ रहा था। मैं वहाँ 2 दिन से आकर बैठी हुई थी। मेरे चाची को मुझ पर शक हो गया था। मेरी चाची ने मेरी बेटी काम्या निहारिका के बारे में पूछा था। मेरी बेटी काम्या बच्ची थी, उसने सच बता दिया। निहारिका अकेली घर पर है। उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। वह सीधा मेरे घर पहुँचे। जब वो मेरे घर के पास पहुँचे और अपनी नवासी की सिसकियाँ सुनी तो उनका कलेजा मुँह को आ गया। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और निहारिका को उस कैद से बाहर निकाला। जबकि हमारे पड़ोसन सोनिया भी उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट दे रही थी। उसने 1 महीने पहले भी उसकी इतनी बुरी दुर्दशा देखी थी। उसने मुझसे बात भी किया था
मुझे कुछ भी खबर नहीं था कि क्या कुछ मेरे साथ चल रहा है। मैं अपने बेटे के गम में बेजान बैठी थी और निहारिका के बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। मैं तो अपने ही गम में मरी जा रही थी। रघुवीर भी बहुत परेशान थे, वह भी रो रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर पुलिस की सायरन से हम सभी चौंक उठे। पुलिस ने जो कुछ बताया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तब मुझे निहारिका का होश आया कि मैंने क्या कर दिया। शायद भगवान ने मेरे बेटे को मेरे कर्मों की सज़ा से मुझसे दूर कर दिया। पुलिस ने मुझे और रघुवीर को हिरासत में ले लिया। हम दोनों तो अपने बेटे के गम में पहले ही बेबस थे। हम दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और जेल के सलाखों के पीछे चले गए। निहारिका के नाना नानी ने हम पर बाल शोषण का इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम हमने स्वीकार भी किया, क्योंकि हम निहारिका के गुनहगार थे, क्योंकि हमने उसको दौलत के लालच में आकर उस पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया था। निहारिका के नाना नानी ने हम दोनों के लिए फांसी की सज़ा मांगी थी। इस तरह उन्होंने कई केस हमारे ऊपर लिखवाए थे और हम दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। अब निहारिका अपने नाना नानी के साथ रह रही है और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है और आज मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैंने निहारिका के साथ जुल्म किया और भगवान ने मेरे बच्चों की खुशियाँ मुझसे छीन ली। मैंने एक मासूम बच्चे पर जुल्म किया और आज मैं खुद भगवान से अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर चीज़ मेरे हाथों से निकल रही है और भगवान का फैसला हमेशा इंसाफ पर बनी होती है। मेरे अंदर एक लालच आ गया था। मेरी शादी मेरी बहन ने ही करवाई थी। विक्की मेरे चाचा ससुर का लड़का था। वह इकलौता था और वे लोग लखनऊ शहर में रहते थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। दिल्ली में भी उनका अपना मकान था। एक मकान में तो हम खुद रहा करते थे। उन्होंने कभी हमसे किराया नहीं लिया था और जब वह इस दुनिया से चले गए तो हमारे मन में लालच आ गया, जिसकी वजह से मैंने इतना बुरा व्यवहार निहारिका के ऊपर किया और भगवान ने बहुत जल्द मुझे उसकी सज़ा भी सुना दी। अब मैं निहारिका के नाना नानी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद वे माफ़ कर दे तो हमें जेल से रिहाई मिल सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बालिग नहीं हुए। उनको हमारी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ निहारिका के नाना नानी मुझे माफ़ कर दे। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें।